शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। शादी एक ऐसी सेरेमनी है जो सिर्फ इमोशन से नहीं बल्कि कानून से भी जुड़ी हुई है। पर क्या आपको पता है कि हिंदू मैरिज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बल्कि ये एक संस्कार है। जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म में बताए गए 16 संस्कारों में से एक है। और आपको मैं बता दूं कि जो भी मैरिज से रिलेटेड रिचुअल्स होते हैं, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर कोडिफाइड लॉ है जिसे हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कहते हैं, जो बताता है कि कौन शादी कर सकता है, कैसे कर सकता है, किससे कर सकता है और कौन सी शादी वैलिड होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है जो हर हिंदू मैरिज को लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इस एक्ट से आने से पहले सिर्फ रिलीजन और कस्टम तक ही शादी के रिचुअल्स लिमिटेड थे, कोई यूनिफॉर्म रूल्स नहीं थे। 1955 के बाद पहली बार हमारे देश में हिंदू मैरिजेस को लीगली कोडिफाई किया गया ताकि क्लैरिटी हो सके, राइट्स के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स अगर कुछ भी होते हैं तो उन्हें सॉल्व किया जा सके। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है, कौन सी शादी वैलिड होती है। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा द एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये हिंदू मैरिज एक्ट किस पर अप्लाई होता है। तो जब हम सेक्शन नंबर 2 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि हिंदूज इन एनी ऑफ दियर फॉर्म्स, मतलब चाहे वो लिंगायत हो, चाहे वो आर्य समाज के फॉलोअर्स हो, चाहे वो ब्रह्म समाज के फॉलोअर हो, प्रार्थना समाज के फॉलोअर हो, हिंदू मैरिज एक्ट उन पे अप्लाई करता है क्योंकि वो लोग हिंदूज होते हैं। जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ये लोग भी हिंदू ट्रीट होते हैं इस एक्ट के पर्पस के हिसाब से। कोई भी पर्सन जिसकी डोमिसाइल इंडिया में है पर वो मुस्लिम भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, पारसी भी नहीं है, ज्यू भी नहीं है, मतलब अगर उसका रिलीजन क्लियर नहीं है पर वो हिंदू कल्चर और कस्टम्स को फॉलो करता है, तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट उस पर भी अप्लाई होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बस इतनी सी है कि मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी मैरिजेस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, उनके अलग पर्सनल लॉज होते हैं। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि इस एक्ट की नीड क्या थी, इसका पर्पस क्या है। तो देखिए, 1955 में ये एक्ट बनाया गया क्योंकि सोसाइटीज चेंज हो रही थी। शादी को रेगुलेट करने के लिए यूनिफॉर्म रूल्स की जरूरत थी। और इस एक्ट के मेजर ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करूं तो ये हिंदू मैरिजेस के रिगार्डिंग आपको लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जितने भी शादी से रिलेटेड एसेंशियल कंडीशंस हैं उन्हें डिफाइन करता है, कौन से रिचुअल से शादी वैलिड होती है ये बताता है, शादी कब वॉइडेबल होती है इसके बारे में बताया जाता है, डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन का प्रॉपर मैकेनिज्म देता है। तो बेसिकली ये एक्ट इंश्योर करता है कि शादी सिर्फ कस्टम का सब्जेक्ट ना हो बल्कि लॉफुली रिकॉग्नाइज्ड भी हो। इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे जो लगते हैं वो ये है कि सेक्शन नंबर 5 जो बताता है कि एक वैलिड मैरिज की कंडीशंस क्या होते हैं। आपको बताया जाता है कि बाइगेमी हमारे धर्म में अलाउड नहीं है, मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए शादी के डिसीजंस अगर आप ले सकते हो, मिनिमम एज क्या है 18 और 21 आपको पता है, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आप शादी नहीं कर सकते, सापेंडर रिलेशनशिप में भी आप शादियां नहीं कर सकते। फिर सेक्शन नंबर 7 बताता है उन सेरेमनीज के बारे में जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदू मैरिजेस में रिक्वायर्ड है, जैसे कुछ कस्टमरी राइट्स होते हैं, सप्तपति होता है, इनके बारे में हम सेक्शन 7 में पढ़ते हैं। जब सेक्शन नंबर 11 आता है तो वहां पे हम देखते हैं कि कौन सी मैरिजेस वॉइड मैरिज होती हैं। तो देखिए, वॉइड का मतलब होता है जो शुरू से ही अनएनफोर्सेबल हो, मतलब जो शुरू से इनवैलिड होता है उसे हम वॉइड कहते हैं। जैसे अगर बाइगेमी किसी ने कमिट कर दिया तो वो शादी शुरू से इनवैलिड हो गई। अगर आपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी कर ली तो वो शादी भी कानून की निगाहों में बिल्कुल भी वैलिड नहीं मानी जाती। अगर आपने शापेंडर रिलेशनशिप में शादी कर ली तो वो शादी भी इनवैलिड कहलाती है। ऐसे ही होता है सेक्शन नंबर 12 में, जिसमें को हम बोलते हैं वॉइडेबल मैरिज। तो वॉइडेबल क्या होता है? जहां पे दोनों पार्टीज के पास अधिकार होता है। अगर किसी को लगता है कि ये शादी ठीक नहीं है और उसका कंसेंट नहीं लिया गया था, फ्री कंसेंट नहीं था, या फ्रॉड से उसके कंसेंट ले लिए गए, या उसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है, तो ऐसे केस में दूसरी पार्टी के पास ये अधिकार होता है कि वो कोर्ट में जाके एनलमेंट पिटिशन डाल देती है और उससे उस शादी को कैंसिल कराया जा सकता है, एनल कराया जा सकता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं वॉइडेबल मैरिज में, जिसमें बहुत सारे कंडीशंस दिए जाते हैं, जैसे इंपोर्टेंस
प्रेगनेंसी, मेंटल डिसऑर्डर, फ्रॉड, फोर्स या प्री मैरिटल प्रेगनेंसी। तो शादी सब करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वैलिड हिंदू मैरिज के कुछ स्ट्रिक्ट लीगल कंडीशंस होते हैं, और अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो शादी वॉइड या वॉइडेबल हो सकती है। तो वॉइड या वॉइडेबल होने के लिए पहले शादी का एक वैलिड मैरिज है या नहीं है, इस के क्राइटेरिया को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं सेक्शन नंबर 5 को सिंपल तरीके से समझाऊंगी आपको, क्योंकि वैलिड मैरिज का बैकबोन होता है हमारा सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन नंबर 5 कहता है कि हिंदू मैरिज तभी वैलिड होती है जब ये 5 कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर देते हैं। इसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कंडीशन नंबर 1 कहता है कि नाइदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग, मतलब मोनोगेमी का रूल है यहाँ पे। सेक्शन नंबर 5 का क्लॉज 1 हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 11 के साथ। तो इसका मतलब बस इतना है कि अगर हस्बैंड या वाइफ की पहली शादी हो रखी है और पहली शादी वैलिड मैरिज थी और वो अभी भी चल रही है, मतलब आपकी वाइफ जीवित है या आपके हस्बैंड जीवित है, तो वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। मतलब जैसे मिस्टर ए की शादी हुई मिस्टर बी से, और मिस्टर बी कौन है, उनकी लीगली वेडेड वाइफ है, ठीक है। अभी ए और बी में शादी है, अच्छा चल रहा है, इनका कोई डिवोर्स नहीं हुआ है, तो मिस्टर ए जो है दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं जब तक मिस्टर बी जीवित है। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर लिया तो ये मैरिज वॉइड होगी, या तो आपने डिवोर्स ले लिया हो तब तो बात ही खत्म हो गई। अगर डिवोर्स नहीं हुआ है तो मिस्टर ए किसी भी सी डी ई के साथ विवाह नहीं कर सकते, और अगर वो विवाह करते हैं तो वो विवाह वॉइड कहलाता है, मतलब वो शुरू से ही इनवैलिड होता है। तो ये कंडीशन अगर आप वॉयलेट करते हैं तो सेक्शन नंबर 11 के तहत आपकी शादी वॉइड हो सकती है, या उसे हम वॉइड कहते हैं, और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी आप पे इंपोज होती है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर 82 के तहत, जिसे हम बाइगेमी के हिसाब से पढ़ते हैं। कंडीशन 2 कहता है कि पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। तो 5 का 2 हम पढ़ते हैं तो मेंटल कैपेसिटी के बारे में बताता है। ये कंडीशंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली कि साउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब आप वैलिड कंसेंट दे पाओ इतने साउंड माइंड के होने चाहिए। आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर ना हो, मतलब ऐसा कोई मेंटल डिसऑर्डर जिससे आपकी मैरिज अनफिट कहलाए। आपको कोई रिकरेंट अटैक्स ना आ रहे हो इंसैनिटी के। तो ये तीनों कंडीशंस आपको देखने हैं। अगर किसी पर्सन को सीवियर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो और वो कंसेंट दे दिया, तो या वो कंसेंट दे ही नहीं सकता था, उसे दिलवा दिया गया, तो ये मैरिज वॉइडेबल होती है, मतलब शुरू से इनवैलिड नहीं होती। यहाँ पे पार्टी के पास अधिकार है कि वो कोर्ट में एनलमेंट का पिटीशन डाल के उस शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकती है। इसके बारे में हम सेक्शन 12 में पढ़ेंगे। इसमें एक केस भी था, गीता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहां पे बोला गया था कि मेंटल इलनेस अगर कैपेसिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, किस कैपेसिटी को, मेंटल कैपेसिटी को, तो वो मैरिज वॉइडेबल होती है। थर्ड कंडीशन में आता है मैरिजेबल एज, जिसको हम 5 के क्लॉज 3 में पढ़ते हैं। तो लड़के की एज 21 ईयर्स की होनी चाहिए और लड़की की एज 18 साल होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एज वॉयलेट होती है, मतलब अगर आपने किसी कपल्स की शादी कराई जिसमें लड़के की एज 18 साल है, लड़की की एज 16 साल है, तो मैरिज वॉइड नहीं होती, मतलब मैरिज इनवैलिड भी नहीं होती, मैरिज वॉइडेबल भी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ पेनल ऑफेंसेस लगते हैं, मतलब आपको पनिशमेंट दिया जाता है। ना मैरिज इनवैलिड कहलाती है और ना ही आपके पास पिटिशन ऑफ एनलमेंट फाइल करने का अधिकार होता है, मतलब वो वॉइडेबल मैरिज भी नहीं होती है। ये प्रावधान लाया गया था चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए। जैसे इसको इस तरीके से समझिए, अगर लड़के की एज 18 साल है, लड़की की एज 17 या 16 साल है और शादी हो गई, तो शादी वैलिड रहेगी, लेकिन आपके ऊपर पनिशमेंट इंपोज हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन में हम बात करते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में। तो जब 5 का क्लॉज 4 पढ़ते हैं तो वहां पे इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो कहते हैं अगर दो लोग प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आते हैं, जैसे अगर वो रियल ब्रदर सिस्टर है, चाचा भतीजी का रिश्ता हो गया, मामा भांजी का रिश्ता हो गया, बुआ और भतीजे का रिश्ता हो गया, ऐसे जो भी रिलेशंस होते हैं जिसमें लीनियल एसेंडेंस या लीनियल डिसेंडेंस में आते हैं, तो वो शादी वॉइड होती है, मतलब शुरू से ही इनवैलिड होती है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कस्टम्स अलाउ करते हैं तो ऐसी शादी अलाउड होती है। जैसे आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो कुछ सर्टेन कम्युनिटीज में अंकल और नीस की शादी हो जाती है, मामा और भांजी की शादी होती है, तो वो वहां के कस्टमरी राइट्स होते हैं, वो वहां का कस्टम है, तब वहां पे वो मैरिज वैलिड कहलाती है। अदरवाइज ये वॉइड होती है, मतलब शुरू से ही इनवैलिड होती है।
फिफ्थ कंडीशन में हम बात करते हैं शार्पेंड रिलेशन के बारे में, मतलब सेम पिंड में अगर आप फॉल करते हो तो शार्पेंड रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है कि एक फैमिली बाउंड्री डिफाइन किया जाता है। जैसे मदर के साइड के जो भी रिलेशंस होते हैं उसमें आप 3 जनरेशंस तक कोई भी विवाह नहीं कर सकते, और फादर के साइड में आप 5 जनरेशन तक कोई भी विवाह नहीं कर सकते। अगर 5 जनरेशन के अंडर या 3 जनरेशन के अंडर विवाह हो जाता है तो ऐसी शादी शुरू से वॉइड होती है। हाँ, अगर कस्टम परमिट करता है तब तो आप कर सकते हो, अगर कस्टम परमिट नहीं करता है तो ऐसी शादी वॉइड होती है। जैसे अगर लड़के लड़की के जो दादा या ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो सेम है तो वो शार्पेंड रिलेशनशिप में फॉल करता है। तो ये सेक्शन था 5। सेक्शन 5 में 5 पिलर्स हैं जिनके बिना हिंदू मैरिज वैलिड नहीं होती है। तो जो हम लोगों ने 5th में कंडीशंस को पढ़े, ये कंडीशंस फॉलो किए जाते हैं तभी शादी वैलिड कहलाती है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपकी शादी वॉइड या वॉइडेबल हो जाती है। तो वॉइड और वॉइडेबल के और क्या कंडीशंस हैं, सेक्शन 11 और 12 क्या बात करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्त मित्र परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें, उनके साथ भी शेयर करें जिनकी शादियां होने वाली हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।